नमस्कार दोस्तों, 12th की तैयारी कैसे चल रही है? डेफिनेटली जोर शोर से चल रही होगी। आप में से बहुत जन का रिक्वेस्ट आया था कि सर अकाउंट्स के एसक्यूज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का वीडियो डाल दीजिए। उसी लिए बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो के अंदर 2015 से लेकर के आज तक काउंसिल में जितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आए हैं उनको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है। उसमें भी 2024 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अलग से हाईलाइट करके विथ आंसर्स सारे क्वेश्चंस दिया हूं। वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, आंसर्स को नोट कर लेना, राइट। और आपको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना। और जैसा ही पहले बोला हूं, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, बहुत लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे अभी तक वेस्ट बंगाल बोर्ड के प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। सो हियर वी गो विथ द एसक्यूज। सबसे पहले पार्टनरशिप में हमारे बहुत सारे एसक्यूज आते हैं। टोटल एसक्यूज तो वैसे मालूम ही है, हमारे टोटल अकाउंट्स में 12 नंबर के एसक्यूज आते हैं, 24 नंबर का एमसीक्यूज, जिसका वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। और ये 12 नंबर का एसक्यूज में ही नंबर ज्यादा जाता है लोगों का। तो एसक्यूज को प्रॉपर लिखना है यार, एक लाइन या 2 लाइन का मैक्सिमम आंसर लिखना है। और 12 में 12 मिलता है, 80 में 80। बहुत जिनका नहीं आता है उसे मार्क्स एसक्यू में ही जाता है, ये बता दे रहा हूं। एसक्यूज बहुत ईजी है, देखो इस वीडियो को अच्छे से आप। सबसे पहला, गिव द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किए, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान में रखना। इस बार के काउंसिल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वाले। तो गिव द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4, जरूर से कोट करना चाहिए, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आप चाहो तो इन्वर्टेड कॉमर्स ऑमिट कर सकते हो, बट यही डेफिनेशन लिखना है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप का एक जेनरिक डेफिनेशन लिखने से नहीं होगा कि पार्टनरशिप इज अ बिजनेस व्हेन 2 or more persons join to continue a business, ऐसे देने से नहीं होता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये देना है तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। This is an important question for 24। Next, what is a partnership deed? Partnership deed क्या है? Partnership deed is the document containing the agreement between partners। The document containing the agreement between the partners is known as partnership deed। ये हम जानते हैं कि पार्टनर डीड रिटन होता है बेसिकली, जिसमें पार्टनर्स के बीच के आपस का अग्रीमेंट का मैटर सारा लिखा हुआ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के। देखो कितनी बार आया, 15 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड रहने से क्या फायदा होता है कि पार्टनर्स का आपस का कन्फ्लिक्ट्स होने का चांसेस कम हो जाता है फ्यूचर में। इन केस ऑफ पार्टनर्स आर हैविंग अ पार्टनरशिप डीड, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स among them in future। Clear? Next question में आने से पहले ये समझ लेना, क्वेश्चंस को हमने पूरा सेट किया है टॉपिक वाइज, ठीक है? इसीलिए विद इंटरेस्ट इनको आप देखते रहो एंड लर्न करते रहना। व्हाट इज अ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? When 2 or more persons collectively form a partnership to earn profit based on an agreement, then it is called partnership firm। अब ये पार्टनरशिप फर्म पूछा था, या पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखने से नहीं होगा। फर्म किसको बोलते हैं? उस कलेक्टिव एंटिटी को बोलते हैं। सारे पार्टनर्स को मिला के जिसको बोलते हैं ना, सपोज ABC 3 जन है तो तीनों को मिलाकर इट्स कॉल्ड फर्म। सो व्हेन 2 or more persons collectively form a business to earn profit based on agreement, then it is called partnership firm। Write one characteristic of partnership। पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस स्टडीज में आपको किया हुआ होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। There's one important characteristic, so चाहो तो सेंटेंस बना के लिख सकते हो that one limitation of partnership business is unlimited liability of the partners। Next question, when is profit and loss appropriation account prepared? Profit and loss appropriation account को कब बनाया जाता है? Obviously at the end of the accounting year, after preparing the profit and loss account। Profit and loss बनाने के बाद में बनाते हैं। Next, fixed capital and fluctuating capital आपको याद होगा कि पार्टनर्स कैपिटल 2 मेथड से बनाते हैं। पीएल अप्रूवल वाले चैप्टर में भी बताए थे आपको। तो फिक्स कैपिटल क्वेश्चन है। फिक्स कैपिटल किसे कहते हैं?
जो कैपिटल फिक्स रहता है वो चेंज होता है ओनली जब फर्दर कैपिटल आता है या कैपिटल को विथड्रॉ कर लिया जाता है। ड्राइंग्स नहीं, जब कैपिटल को विथड्रॉ कर लिया जाता है तब जाके कैपिटल चेंज होता है, नहीं तो कैपिटल चेंज नहीं होता है। क्लियर? व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है कि जब कैपिटल हर साल चेंज होता है बिकॉज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीजों के चलते हर साल जब कैपिटल चेंज होता है तो उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज मेंट बाय करंट अकाउंट? करंट अकाउंट याद होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनाते हैं। करंट अकाउंट के अंदर में वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं कौन से? अदर देन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ड्राइंग्स, ये सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैलकुलेशन को लेकर के क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से एक वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के चैट में पिन कर दूंगा, वो जरूर से देख लेना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो आपके नेक्स्ट इस साल के एग्जाम में आ जाए जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग का 6-7 अलग अलग केसेस हैं जो कि उस छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप जरूर से देख लेना। जैसे इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। मिस्टर सेन इज अ पार्टनर हु ड्रॉज 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट? इंटरेस्ट ड्राइंग्स का है परसेंटेज 6%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग साल भर में 4 बार बंदे ने किया, हर क्वार्टर में कर रहा है, मतलब साल में 4 बार किया तो 5,000 इंटू 4 20,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है 6%, एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर जब होता है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट निकलता है ऑन एन एवरेज 4.5/12। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो दैट इज 7.5 मंथ। बिगिनिंग एवरी मंथ होता है तो 6.5 महीना, एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो 5.5 महीना। ये एक बार उस वीडियो को देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, विथ लॉजिक भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो ये आपका इंटरेस्ट इज कमिंग टू 415। नेक्स्ट, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस होता है। फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस इज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस। अब इसी सिलसिले में करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? ये एमसीक्यूज में भी कई बार आया हुआ है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, नील बैलेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये सारी बातें पता होना चाहिए बिकॉज कुछ और एमसीक्यू भी आ सकते हैं, कुछ और एसक्यू भी आ सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन देके रखा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 6% पर एनम, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मेंशन्ड है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? उनका रेट रहता है निल। इंटरेस्ट ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब होता है निल अगर डीड नहीं है तो, बट इंटरेस्ट ऑन लोन है 6%। नेक्स्ट, कैन अ पार्टनर क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड पार्टनरशिप डीड? नो, ही कैन नॉट क्लेम। ये एप्रोप्रिएशन बेसिक से रिलेटेड हो गया था क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं गुडविल वगैरह से रिलेटेड, वो उसका कलेक्शन चैप्टर वाइज आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके दिया हूं, ईयर वाइज भी। व्हाट इज गुडविल 2015 में आया। गुडविल किसे कहते हैं? एक अच्छा नाम, फर्म का अच्छा रेपुटेशन, जिसके चलते फर्म, जो बिजनेस फर्म है, वो दूसरे फर्म से कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो गुडविल में भी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म बाय व्हिच द फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट्स देन द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फर्म ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट फर्म कमा रहा है वो है सुपर प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट, बहुत सिंपल। एवरेज प्रॉफिट आपको याद होगा गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल कैलकुलेशन का वीडियोस का भी लिंक मैं इस वीडियो के चैट में पिन कर दूंगा, वो भी जरूर से देख लेना। छोटे छोटे से वीडियोस हैं गुडविल का, डिफरेंट मेथड्स, बिकॉज वो आपके एडमिशन के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी काम आएगा एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। एवरेज प्रॉफिट बहुत बार आता है कैलकुलेशन में काम। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? 4 साल या 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, सिर्फ एग्जांपल, डिवाइड बाय 4, दैट इज एवरेज प्रॉफिट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिडन गुडविल? हिडन गुडविल का प्रैक्टिकल सम्स भी आता है एडमिशन के चैप्टर में, उसका भी वीडियो है
चैट में पिन किया रहेगा लिंक। हिडन गुडविल किसे कहते हैं? एक पार्टनर जितना कैपिटल लेके आया है, नया पार्टनर, उसके बेसिस पे हम लोग डिजायर्ड कैपिटल निकाले थे, इतना कैपिटल होना चाहिए, उसमें से माइनस होता है फर्म का एक्चुअल कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल फॉर द पार्टनर्स, जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। इफ द वैल्यू गुडविल इज नॉट गिवन, वैल्यू गुडविल अगर नहीं दिया हुआ रहे, इट इज इन्फर्ड, मतलब इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, इट इज एक्सेस ऑफ desired total capital of the firm over the actual combined capital of all the partners। ऐसे कि उसको एक लाइन में खत्म करना है ऐसा जरूरी नहीं है, जहां जरूरत है आप 2 सेंटेंस भी बना सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशंस वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एडमिशन के सम्स में काम आता है, एसएक्यूज में भी आया हुआ है, वो भी यहाँ एक्सप्लेन किया हूं, उसका भी एक शॉर्ट वीडियो लिंक में पिन किया हुआ है, अगर वो प्रैक्टिस स्किल देखना आप देख सकते हैं। क्लियर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सैक्रिफाइस ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। एडमिशन में काम आता है सैक्रिफाइस, याद होगा कि जो एक नया पार्टनर आ रहा है उसको हिस्सा देने के लिए ओल्ड पार्टनर्स अपना अपना हिस्सा का कुछ बलिदान कर रहे हैं, कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है दैट इज कॉल्ड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन व्हिच द ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सैक्रिफाइस ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो याद होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आता है, उस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? ओल्ड पार्टनर का जो शेयर था माइनस ओल्ड पार्टनर का जो नया शेयर है। ओल्ड पार्टनर का पुराना शेयर ज्यादा था माइनस उसका नया शेयर ऑलरेडी जो कम है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो एक सम्स है, A and B are two partners sharing profit loss in the ratio 3:2. C is admitted as a new partner. New profit ratio is 9:6:5. Calculate the sacrificing ratio. तो हमने क्या देखा था यहाँ पे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो A का कैसे निकालेंगे? A का ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 9/20। 9 6 5 9 + 6 15 + 5 20, 9/20, 9/5 एंड 3/5। तो इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो एलसीएम रहेगा 20, 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। ये 12 - 9, ये कितना हो गया? 3/20। एंड उसके बाद बी का 2/5 माइनस 6/20, तो ये हो गया 8 - 6 2/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 3:2। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कैलकुलेशन के साथ आपको समझा दिए। उसके बाद ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो दिया हुआ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था। सी ज्वाइंस एज अ न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू रेशियो निकालने बोला है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, नया रेशियो निकालने बोला है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? चलिए इसका भी कैलकुलेशन सीख लेते हैं हम लोग फटाफट। सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो सी के 1/4 शेयर के लिए जब वो आ रहा है, इसका मतलब कि नए फर्म में उसका 1/4 हिस्सा रहेगा, 1/4 शेयर रहेगा। तो रिमेनिंग शेयर फर्म में रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 1 - 1/4 दैट इज 3/4। और ये 3/4 किस में डिवाइड हो जाएगा? ये 3/4 डिवाइड हो जाएगा ए और बी में। देयरफॉर ए इज अ शेयर 3/4 इंटू 3/5। ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था उसमें ये 3/4 डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 9/20। B's share is equals to 3/4 into 2/5, that is 6/20,
तो नया रेशियो क्या आ गया दोस्तों, 9/20/6/20 अब ये 1/4 है, ऊपर नीचे इसमें 5 से इंटू कर देंगे तो नीचे 20 हो जाएगा, तो नया शेयर हो जाएगा 9:6:5। ये समझ में आया कि न्यू रेशियो हमने कैसे निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास जर्नल एंटर्स इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जब प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा पे कर रहा है, वो पे करने का एंट्री पूछा है, तो पे करने का जब एंट्री पूछा है ना, तो पे करने का एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड नरेशन, जब जर्नल एंट्री पूछा है तो नरेशन दे देना चाहिए, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। बट ये एंट्री पे करने का है, इसके बाद वाली एंट्री भी आपको आनी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो में दिया हुआ है, सो दैट आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट रहे, फुल प्रूफ तैयारी हो सके। प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ अगर आपको सब आता है तो वो सब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब मत करना अपना। अगर वो आता है तो नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम ऑन दोज वीडियोस। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये नेक्स्ट एंट्री होती है। पे करने की जब एंट्री पूछेगा हमको सिर्फ एक ही एंट्री देख के आना है एग्जाम में, ठीक है। In which ratio premium of goodwill is brought in by the new partner in cash will be shared by the old partners in the sacrificing ratio में शेयर करते हैं, मालूम ही अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, pass the journal entry when a new partner fails to bring premium for goodwill। नया पार्टनर जब प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा नहीं लेके आ पाता है तो उसका करंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, उसका हिस्सा से, उसका गुडविल का जितना हिस्सा है उतना उसका करंट अकाउंट में डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको याद होगा हम लोग कब बनाते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं कि जब भी पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो उस टाइम एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू को रीअसेस करना, उनको रीइवैल्यूएट करना, उनको मार्केट वैल्यू पे लेके आना, उनको रियलाइजेबल वैल्यू पे लेके आना, उसके लिए बनाया जाता है। रिवर्स अकाउंट इज नॉर्मल अकाउंट इन नेचर। ये भी पूछता है रिवर्स अकाउंट कौन सा अकाउंट का है, नॉर्मल अकाउंट। एमसीक्यू से बहुत आता है इससे। इट इज प्रिपेयर्ड टू रीवैल्यू द एसेट्स and reassess the liabilities of the firm at the time of reconstitution। reconstitution firm का मतलब क्या होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब reconstitution होता है। क्लियर? क्यों बनाते हैं, करेंगे कि प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बनाते हैं, टू reassess the liabilities and assets। कब बनाते हैं ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेचर क्या है, नॉर्मल अकाउंट है, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नॉर्मल अकाउंट, इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट पर्सनल। नेक्स्ट, इसके बाद वाला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिडक्शन ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर स्टॉक का वैल्यू कम करना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। दोस्तों याद रखना है दैट कोई भी एसेट का वैल्यू अगर कम करना है तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कोई भी एसेट का वैल्यू को अगर बढ़ाना है, कोई भी एसेट अगर बढ़ेगा, एनी एसेट, ठीक है, तो जो भी एसेट का वैल्यू बढ़ाना है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉर्मल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा हमारे लिए। इसलिए बता रहा हूं बिकॉज एमसीक्यू में कुछ और भी तो पूछ सकता है। कोई भी लायबिलिटी, दोस्तों अगर लायबिलिटी के बुक्स में बढ़ानी है, लायबिलिटी के बुक्स में बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू लायबिलिटी अकाउंट। एंड कोई भी लायबिलिटी को अगर कम करना है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होगी टू रीवैल्यूएशन। ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज स्टॉक का वैल्यू कम करने का पूछा था, बढ़ाने का भी पूछ सकता है, कोई लायबिलिटी को बढ़ाने का भी पूछ सकता है, कोई एसेट का वैल्यू को बढ़ाने के बारे में, लायबिलिटी को कम करने के बारे में तो पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये सब मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पार्टनर इन केस ऑफ एडमिशन। आपको पता होना चाहिए एडमिशन के टाइम जो भी प्रॉफिट लॉस और रिवैल्यूएशन होता है वो पार्टनर्स में डिवाइड होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो अगर लॉस है, लॉस को कैसे डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कौन से रेशियो में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साथ में नरेशन भी दे देना चाहिए, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एक में एक, 100% मार्क्स लेना। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर एग्जाम में आ जाता है तो रिवर्स एंट्री कर देंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? रिवैल्यूएशन अकाउंट दोस्तों नॉर्मल अकाउंट है, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा और डेबिट कम होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड कम है तो उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, छोटा सा नरेशन देना है। व्हाट डू मीन बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? बैलेंस शीट के अंदर में जो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, ये सब जो रहता है उनको हम लोग बोलते हैं पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं, वो होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एडमिशन के टाइम हो या रिटायरमेंट में हो या डेथ में हो, पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट, अब आता है रिटायरमेंट से सवाल। रिटायरमेंट से कुछ एक सवाल जो बोर्ड उसमें आए हुए हैं आपके, अभी तक समझ में आ गया था एडमिशन का सम्स था, पहले बेसिक्स था, फिर गुडविल था, फिर एडमिशन का था। अब आ रहा है रिटायरमेंट का कि XYZ पार्टनरशिप में है, उनका रेशियो था हाफ, 1/3, 1/6। वाई रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या होगा दोस्तों, आप ये समझो, हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/6 का क्या मतलब है, 3 is to 2 is to 1। इसको ऊपर नीचे 3 से इंटू कीजिए, इसको ऊपर 2 से इंटू कीजिए, 3 से इंटू करेंगे तो नीचे 6 हो गया, इसको 2 से इंटू करेंगे तो भी नीचे 6 हो गया, ऊपर में 3 2 1, ये इनका ओल्ड रेशियो आया। रिटायर कौन हुआ है, वाई का रिटायरमेंट हुआ है, तो वाई को अब धक दीजिए, यस, बस न्यू रेशियो क्या हो गया आपका 3:1। न्यूमेरिकल्स चेंज हो सकता है बट ये इस तरह का ये वैरायटी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के टाइम में आता है, सैक्रिफाइस रेशियो एडमिशन टाइम में, गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट में। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं कि न्यू रेशियो माइनस द ओल्ड रेशियो। एक पार्टनर जब फर्म छोड़ के जा रहा है, एक पार्टनर जब फर्म छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का हिस्सा बढ़ जाता है, वो उनका गेन हो रहा है। क्लियर? तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है, नीचे WYZ पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया हुआ 5:3:2, वाई का रिटायरमेंट हो रहा है एंड द न्यू रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड डिसाइडेड टू बी 3:2। गेनिंग रेशियो निकालने बोला है, तो W का गेन आप कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया था, न्यू रेशियो माइनस द ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो क्या था 5/12, तो कितना आया, एलसीएम 5 और 12 का 60, तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36 माइनस 25 11/60 और Z का 2/5 माइनस 3/12, so this is 24 minus 15, this is 9/60, hence the ratio is 11:9। दोस्तों विथ आंसर्स दिया हुआ है, सो अगर आपके पास एग्जाम के लिए पूरा एग्जाम के दिन अगर पढ़ना चाहो, आप आधा घंटा के अंदर में फटाक से पूरा रिवीजन कर सकते हो, तो उसके पहले से लेकिन लर्न जरूर से कर लेना आप। क्लियर? नेक्स्ट, बिफोर मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप अपना खत्म होने आया, पार्टनरशिप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2:1, ए रिटायर हो रहा है एंड ही शेयर इज टेकन अप बाय B and C इक्वली। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि ए का रिटायरमेंट है, उसका हिस्सा B और C इक्वली ले रहा है, इक्वली ले रहा है तो इक्वली गेन कर रहा है, इक्वली गेन कर रहा है, मतलब गेनिंग रेशियो क्या होगा दोस्तों 1:1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जनरल रिजर्व या
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक बार ईयर में आया था कि जनरल रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार आया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों बताए थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, ये कुछ भी अगर रहता है चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो ये रहा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन में आएगा तो भी हमारा सेम आंसर रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है ना वो चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड आया हुआ है। ये बहुत इजी है भी। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, दे एग्री टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू ऑफ 2:1 टू 3:2। दो ही पार्टनर है, ओल्ड रेशियो था 2:1, नया रेशियो डिसाइड किया 3:2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। पूछा क्या है, हु गेन्ड, किसका फायदा हुआ, किसका रेशियो बढ़ गया, गेनिंग रेशियो निकालने बोला है। तो अपने कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड निकाल के अगर पॉजिटिव आता है तब तो गेन है और नेगेटिव आता है तो सैक्रिफाइस है। अब देखिएगा ए का न्यू है 3/5 माइनस ओल्ड था 2/3, 15, 9 माइनस 10 माइनस 1/15, माइनस 1/15 मतलब ये तो हो गया सैक्रिफाइस, बिकॉज हमारा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड का नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव गेन का मतलब है सैक्रिफाइस। ये तो हुआ नहीं, हमें पूछा है हु गेन, किसको फायदा हुआ, तो जाहिर सी बात है बी को हुआ होगा यार। कैसे, अब बी का निकालिए। अब न्यू रेशियो था 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो था 1/3, तो 15, ये 6 माइनस 5, आंसर कितना गया 1/15। तो ऑब्वियसली इसका गेन आया है तो बी विल गेन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जो ईएस में आया हुआ है कि डेथ के टाइम जो डिसीज पार्टनर है उसका हिस्सा वो कहां ट्रांसफर करता है, उसके एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टनरशिप से संबंधित कंप्लीट हो गया। अब आता है कंपनी। कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, अगेन सेम केस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको अलग से मार्क कर दिया है कि कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे ब्लू मार्किंग करके दी हुई है। क्लियर। व्हाट डू मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मतलब होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन पर्सन होता है ये, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. A company is an artificial person created by law having a perpetual existence and a common seal and a separate entity. ये की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। की पॉइंट्स क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील है। प्रेफरेंशियस, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल कंपनी के दो तरह के शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी का डिफरेंस बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा हुआ होगा आपका, राइट। प्रेफरेंस किसे कहते हैं, एक ऐसा शेयर जिसको डिविडेंड पहले मिलेगा, पहले मतलब एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी से डिविडेंड पहले मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांटता है। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, दूसरा एक होता है क्योंकि एक और अधिकार होता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप में चाहे, वाइंडिंग का मतलब बंद होने का नौबत आ जाए, लिक्विडेट होने का नौबत आ जाए, बंद होने का नौबत आ जाए, तो उनको अपने पैसे का रिपेमेंट पहले मिलता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर। Preference are those shares which carry the following two rights. They have a right to receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid on the equity shares, and when the company is wound up, they have the right to return of capital before that of equity shares. उनको अपना कैपिटल पहले वापस मिलेगा, उनको डिविडेंड भी पहले मिलता है, कैपिटल भी पहले मिलता है। That's it. What is prospectus? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये सब। प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं, कंपनी जब भी अपना शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ भी इशू करता है तो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर में कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी को पहले प्रॉफिट्स कितना था, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, कंपनी ये इशू क्यों लेके आ रहा है, कंपनी के ऑडिटर्स कौन है, बैंकर्स कौन है, ये सारी डिटेल्स रहती है कंपनी के बारे में, सो दैट जो इन्वेस्टिंग पब्लिक है उसको पता रहे दैट हम किस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं। क्लियर। सो आपको क्या लिखना है, प्रोस्पेक्ट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। इट कंटेन्स वेरियस डिटेल्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तीनों मतलब एक ही है, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल।
ये कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इट इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या? तो एमसीक्यू में ये यहां पे कहीं एक जगह तो पक्का आने वाला है, आप लिख के रख लो भले। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो एक बात बता देना चाहता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना, बिकॉज मे बी हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन में भी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मे बी ऐड कर सकते हैं हम। क्लियर? यहां तो जो ब्लू वाले हैं वो तो है ही इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी सम मोर क्वेश्चंस विल बी एडेड वंस द वीडियो इज लॉन्च्ड, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल तो क्लियर था कि इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा होता है जिससे कंपनी ने कॉल किया, कंपनी के डायरेक्टर्स ने कॉल किया शेयर होल्डर से पेमेंट के लिए। इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स। व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल? अनकॉल्ड कैपिटल सिंपल, सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा है जो डायरेक्टर्स ने अभी तक शेयर होल्डर से मांगा नहीं है, कॉल अप नहीं किया है फॉर पेमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बात के लिए। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा होता है। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी which the company has decided not to call up except at the time of winding up of the company। अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम कॉल नहीं करेंगे, नहीं मांगेंगे, एक्सेप्ट जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो जरूरत पड़ा तो शेयर होल्डर से मांगेंगे वो पैसा। So reserve capital is that part of uncalled capital company which the company has decided not to call up except at the time of winding up of the company। Clear? Next, what do you mean by minimum subscription? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बात के लिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज कंपनी ने जितना शेयर्स इशू किया है उसमें से मिनिमम कितना आ जाना चाहिए बिफोर कंपनी कैन मेक द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करने से पहले हमारे इतना सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। एज पर सेबी गाइडलाइंस वो है 90%। जितना इशूड शेयर्स है उसका 90% कम से कम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, नहीं तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकता है। व्हाट डू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? कंपनी ने जितना शेयर्स इशू किया है उससे बेसी अगर सब्सक्रिप्शंस आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। इफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बात के लिए। व्हाट डू मीन बाय इशू शेयर्स एट पार? इशू शेयर्स एट पार किसे कहते हैं? जब शेयर्स कंपनी इशू करता है एट द फेस वैल्यू। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 का शेयर जब 10 में इशू कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इशू एट पार। When the shares are issued at a price equal to the face value or nominal value of the shares, it is called issue shares at par. At a premium कब issue होता है? क्या कब? When it is called, when the shares are issued at more than the face value. Clear? एक बात और ध्यान में रखना, कंपनी अपना शेयर्स डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं कर सकता है। एमसीक्यू में भी काम आ सकता है ये चीज। दोस्तों इस वीडियो की एक एक स्टेटमेंट, एक एक सेंटेंस आपके लिए काम का है। जरूरत पड़े तो पॉज कर नोट भी कर लेना। मैं बता रहा हूं आपका एमसीक्यू ऐसे कि 36 नंबर का पूरा कवर हो जाएगा। एमसीक्यू अलग से वीडियो भी आने वाला है एज पर द कमिटमेंट। नेक्स्ट, कॉल्स इन अरियर किसे कहते हैं? जब कंपनी ने पैसा कॉल तो किया है, चाहे अलॉटमेंट का या कॉल का, लेकिन किसी बंदे ने पैसा नहीं पे किया है, फेल कर दिया पेमेंट करना। इट रेफर्स टू अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। उसी का उल्टा एक और आता है कॉल्स इन एडवांस। जब कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है बट बंदा एडवांस में पैसा दे दिया है। सपोज कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ही कॉल किया है बट बंदा फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट मनी के साथ में दे देता है, या फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे देता है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। इफ एनी शेयर होल्डर पेज अलॉटमेंट मनी और एनी कॉल मनी बिफोर इट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट, देन इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। फॉरफीचर ऑफ शेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई बंदा कॉल्स का पैसा पे करना फेल कर देता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा रहे
तो वो लोग शेयर्स को फोरफिट कर सकते हैं शेयर होल्डर को नोटिस देने के बाद, मतलब जब्त कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसलेशन होता है ये। इफ अ कंपनी डज नॉट रिसीव कॉल्स मेड बाय इट, इट मे कैंसिल द शेयर्स ऑन विच द मनी कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड। कैंसिल वर्ड आना जरूरी है। दिस कैंसिल शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ड्यू इज नोन एज फोरफीचर ऑफ शेयर्स। रीइश्यू, फोरफिटेड शेयर्स को डायरेक्टर्स चाहे तो किसी और को इशू कर सकते हैं। जो शेयर्स फोरफिट हो, कैंसिल हो गए, उनको वापस इशू कर देना इज कॉल्ड री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स री इशू करके जो प्रॉफिट होता है उससे हम कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, इसके बाद मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपनी से यही क्वेश्चन है हमारे। ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते कैसे हैं, उसमें जाने से पहले अपने ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली कंपनी का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज व्हाट कि जो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कौन बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन 1 और 2 अपना हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लार्जली अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो वेरियस कंपोनेंट्स है उनका एनालिसिस, उसका स्टडी करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। व्हाई? To obtain a better understanding of the firm's financial position and performance. To obtain a better understanding of the firm's financial position and performance. Financial statement analysis का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव पूछा है, to measure the solvency, कि बिजनेस अपना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कितना अच्छे से पे कर सकता है। It can be ascertained from the financial analysis whether the business is in a position to pay its short term and long term liabilities on time. कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर converted into percentage to some common base, converted to some common base. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी होती है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हर आइटम को सेल्स से, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके इनटू 100, मतलब हर आइटम को सेल्स का परसेंटेज से निकाला जाता है। एवरी आइटम डिवाइडेड बाई revenue from operations into 100. So a common size income statement, your common size profit loss account is a statement in which figures of revenue from operation is assumed to be equal to 100 and all other figures are expressed as a percentage of revenue from operations. Common size statements का एक advantage क्या है? With the help of common size statements, a relationship is established between various items of the statement of profit and loss to revenue from operations and various items of balance sheet to total assets or total equities and liabilities, and significant conclusions can be drawn by studying the change in such a relationship. एडवांटेज क्या है कि पीएल अकाउंट के हर आइटम को सेल्स का परसेंटेज के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, फिर कंपेयर करने से पता चलता है दैट कंपनी कितना एफिशिएंटली, मतलब कितना अच्छे से इंप्रूव किया है या नहीं किया है। वैसे बैलेंस शीट के हर आइटम को टोटल ऑफ एसेट्स या टोटल ऑफ लायबिलिटीज की बात है, उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, तो से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता हो कि जहां पे 2 साल के फिगर्स को कंपेयर करते हैं, पास में रख करके डिफरेंस निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज आता है, एब्सोल्यूट चेंज को बेस ईयर के फिगर से डिवाइड करते हैं, इनटू 100 करते हैं। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of 2 or more years are placed side by side to facilitate comparison, these are called comparative financial statements. एक डिसएडवांटेज क्या है कंपैरेटिव फाइनेंशियल एडवांटेज स्टेटमेंट्स का? सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को नहीं बता सकते। महंगाई, इन्फ्लेशन के चलते क्या इफेक्ट आया वो डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा, खाली एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा एंड उसको बेस के फिगर से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, बट महंगाई का इफेक्ट, इन्फ्लेशन इफेक्ट क्या आया है वो नहीं शो हो पाएगा। क्लियर? दैट इज वन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट, what do you mean by ratio analysis? Ratio analysis is the comparison
the study of relationship between various accounting figures or group of accounting figures of financial statements. Write one objective ratio analysis. वही कंपनी का, वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑब्जेक्टिव वही आप छाप सकते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम कितना से पेमेंट कर सकते हैं, मतलब सॉल्वेंसी पोजीशन को जज करना. रेशियो एनालिसिस का एडवांटेज, अगेन सेम केस, वी कैन राइट अबाउट सॉल्वेंसी पोजीशन, वी कैन राइट अबाउट इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. उसका लिमिटेशन, रेशियो एनालिसिस का डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या है कि अगर विंडो ड्रेसिंग ऑफ बैलेंस शीट किया हुआ है, बैलेंस शीट फिगर्स जबरदस्ती बढ़ा के या पीएल अकाउंट फिगर्स जबरदस्ती बढ़ा के या घटा के दिखाई हुई है, वो इफेक्ट पता नहीं चलेगा विद द रेशियो एनालिसिस. विंडो ड्रेसिंग, सम फर्म्स रिसोर्ट टू विंडो ड्रेसिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कवर अप, छिपाना बैड फाइनेंशियल पोजीशन at the on the eve of financial at the end of the financial year. For example, they may not record purchases made at the end of the year. साल के एंड का जो परचेज में भी उसको रिकॉर्ड नहीं करें, या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा के दिखा दें, या सेल्स को भी बढ़ा के दिखा देते हैं. ये सब केसेस में रेशियो और फिगर्स गलत आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कमी कहाँ पे है. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, उसे क्विक रेशियो भी बोलते हैं. नाम याद रखना, बिकॉज कोई और नाम से आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे. बहुत इजी फॉर्मूला है, क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटीज. साथ साथ दोस्तों आप करंट रेशियो का फॉर्मूला भी कर लेना, बिकॉज वो भी आ सकता है. करंट एसेट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला, तो करंट रेशियो इज वी नो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. क्लियर. क्विक रेशियो का आइडियल मतलब स्टैंडर्ड, आइडियल मतलब स्टैंडर्ड ऑफ क्विक रेशियो, स्टैंडर्ड ऑफ क्विक रेशियो इज 1:1. करंट रेशियो का स्टैंडर्ड होता है 2:1, याद रखिएगा. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला. क्रेडिट परचेसेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये आंसर टाइम्स में आता है. क्रेडिट परचेसेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स. क्लियर. या फिर एक और होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, भी पूछ सकता है. जैसे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, ये दोनों नाम पता होना चाहिए. तो उसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेसेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स या एवरेज क्रेडिटर्स. यानी ऐसे किस में आएगा, टाइम्स में आएगा. वैसे अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो पूछ ले तो क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ये आंसर परसेंटेज में आता है. जीपी रेशियो का फॉर्मूला भी आ सकता है एग्जाम में. गिव वन एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट रेशियो. बैलेंस शीट रेशियो किसे कहते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो. बैलेंस शीट रेशियोज का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, बैलेंस शीट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो, मिक्स रेशियो, तीन में से एक एसएक्यू में या एमसीक्यूज में आने वाला है. बैलेंस शीट रेशियो मतलब एक ऐसा रेशियो जिसमें ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही बैलेंस शीट का आइटम होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट रेशियो. क्लियर. इनकम स्टेटमेंट रेशियो किसे कहते हैं, जिसमें दोनों आइटम इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ये सब इनकम स्टेटमेंट रेशियो होता है. और एक होता है मिक्स्ड रेशियो, जहां पे एक आइटम इनकम स्टेटमेंट का और एक आइटम बैलेंस शीट का है, राइट. जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ये सब होता है मिक्स्ड रेशियो, ये ध्यान में रखना. नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट, राइट. ये आंसर टाइम्स में आता है. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, आंसर टाइम्स में आएगा. मिक्स रेशियो का फॉर्मूला स्टॉक टर्न रेशियो बताएं, डेटर्स टर्न रेशियो, क्रेडिटर्स टर्न रेशियो, ये सब मिक्स रेशियो होता है. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, जो कंपनी का शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट हम कितना जल्दी कितना अच्छे से कर पाएंगे वो शो करता है. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो आर दोज रेशियोज व्हिच मेजर द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज टाइमली. करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सब. प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स. शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऊपर डिवाइड बाय द टोटल एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये शो करता है कंपनी अपना फिक्स्ड एसेट को कितना अच्छे से यूज कर रहा है सेल्स जनरेट करने के लिए. नेट सेल्स डिवाइडेड बाय
fixed assets is a formula of fixed assets turnover ratio. Clear? Next. अब आता है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. क्लियर? अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क नहीं स्किप हो गया था. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इट्स अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. कैश फ्लो statement showing the inflows and outflows, receipts and payments of cash during a particular period. कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाया जाता है. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? कैश फ्लो स्टेटमेंट को पीरियोडिकल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक पीरियड के लिए बनता है, नॉर्मली पीरियड ऑफ 1 ईयर. फॉर द ईयर एंडेड बनाते हैं, तो 1 साल का बनाते हैं, इसलिए उसको पीरियोडिकल स्टेटमेंट बोला जाता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? कि कंपनी का सोर्सेज ऑफ कैश पता चले, एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पता चले फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. दोस्तों एक में आधा इज 50% और एक में एक इज 100%. आधा मार्क्स से काम नहीं चलेगा ना. 1 आ जाए तो मजा है, 100% मिल रहा है तो पूरा लाना है, तो इतना सा लर्न करना पड़ेगा. जैसे वन ऑब्जेक्टिव प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स टू असर्टेन द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज. तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग पता ही है ना, 3 पार्ट बनता है. जब लॉन्ग सेंस बनाएंगे अपने तो इतना से लिखने में क्या जा रहा है. और पेपर में हमारे पास टाइम इनफ बचता है. 3 घंटा 15 मिनट में मिलती है. 3 घंटा का जो पेपर है ना वो आराम से 2 घंटा में कंप्लीट हो जाता है. ऐसे कि उसको ना प्रॉपर्ली ढंग से लिखना, थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखो अच्छे से. 12 में 12 आ जाएगा आपका. कैश फ्लो स्टेटमेंट का लिमिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या मालूम है? कि हम लोग उसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक अपना कि जहां पे हम लोग शेयर्स इशू करके एसेट्स खरीदे हैं, राइट, या फिर इक्विटी शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया गया है, बोनस इशू है, ये सब का इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता नहीं चलता है. हेंस बिजनेस का ट्रू पोजीशन नहीं पता चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से. लिमिटेशन पूछा है तो लिमिटेशन में क्या होगा कि कंपनी का जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, issue shares for consideration other than cash, issue debentures for consideration other than cash, ये पता नहीं चलता है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार. कैश तो पता ही है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है. और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? दीज आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश एंड विच प्रेजेंट insignificant risk of changes in their value and which represent होगा यहां पे which represent, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, represent insignificant change of risk in their values. कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जिनका अमाउंट नॉर्मली फिक्स रहता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड रिसीव्ड को कौन से एक्टिविटी में दिखाते हैं? डिविडेंड रिसीव्ड को, डिविडेंड रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है. क्लियर? कैश फ्लो का भी 2 वीडियोस मैं इस वीडियो के चैट में पिन कर दूंगा, जो पड़े वो भी देखना. वो इनिशियल वीडियोस है, कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस एमसीक्यूज में तो बहुत जबरदस्त काम आएगा. मेरे किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्टिव वीडियोस है ना वो थ्योरी को कवर करने के लिए एनफ सफिशिएंट है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, विश ऑल द बेस्ट. से पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन. ठीक है. डिविडेंड रिसीव्ड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी कब मानते हैं? डिविडेंड रिसीव्ड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसके लिए मानेंगे? जिस कंपनी का काम ही वही है, जिसका ऑपरेशंस ही वही है, वही मतलब शेयर्स खरीदना बेचना, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके लिए डिविडेंड रिसीव्ड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. फिलहाल तो यही बोल सकता हूं एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, रादर जिस ऑब्जेक्टिव्स इन वीडियोस को शुरू किया था कि आपको 80 में 80 दिलवाना है, 100 में 100 दिलवाना है, इसीलिए ये सीरीज को शुरू किए थे. आई एम श्योर आपका आएगा. आपको जो हेल्प चाहिए मुझे बताइए. इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, अकाउंट्स का एमसीक्यूज वाला भी आने वाला है. अपने दोस्तों से, अपने स्कूल ग्रुप्स में या अपने ट्यूशन ग्रुप्स में शेयर करो इन वीडियोस को, सो दैट जिन दोस्तों को हेल्प चाहिए उनको हेल्प मिले. विद्या बांटने से ही बढ़ती है. और अगर आप इसको शेयर कर रहे हो,
आपके दोस्तों का ही भला हो रहा है और मुझे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है कि यस, ऐसे वीडियोस डालना चाहिए। तो जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब तक आप लाइक और कमेंट नहीं करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे लगेगा यार जबरदस्ती बक के लोगों का टाइम तो नहीं खराब कर रहा हूं ना। यस, दैट्स वेरी ट्रू। अनलेस अनटिल ये शेयर होता है, लाइक्स आती है, कमेंट्स आता है, हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये यूजफुल है या नहीं है। बस उतना सा मोटिवेशन चाहिए। जय श्री राम। थैंक यू।